नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें W.F. ऑकबर्न ने सोशल चेंज पुस्तक में प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया। इसे प्रस्तुत करने वाला है श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बाराहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए जितने भी सिद्धांत अब तक प्रस्तुत किए हैं, उन्हें दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला चक्रीय सिद्धांत एवं दूसरा रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज में परिवर्तन एक चक्र से चलता है। जहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है, घूम फिर कर पुनः वही लौट आता है। जैसे ऋतु चक्र, सर्दी, गर्मी एवं वर्षा में रहन सहन के तरीकों में बदलाव होता है, खान पान में बदलाव होता है। इसी तरह रात दिन का चक्र भी चलता रहता है। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। ये अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई, इसमें सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक संस्कृति एवं दूसरी अभौतिक संस्कृति। देखिए, दो संस्कृतियां, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वह है जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सुई से लेकर वायुयान तक की समस्त भौतिक वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए यह भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत गाड़ी, पंखा, मोटर, मकान अर्थात सुई से लेकर वायुयान तक की समस्त वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसे व्यक्ति देख सकता है। जबकि अभौतिक संस्कृति में मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा, धर्म, सामाजिक संबंध आदि आते हैं। अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। इस कारण भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। अभौतिक संस्कृति का पिछड़ जाना ही सांस्कृतिक पिछड़न या सांस्कृतिक विलंबन कहलाता है। यह दशा संस्कृति में असंतुलन की है। अब यहाँ पर देखिए, भौतिक संस्कृति आगे बढ़ रही है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। अगर हम 1000 वर्ष पहले की बात करें तो हमारे पास में यातायात के साधन या नक्षत्र, अंतरिक्ष से संबंधित कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारी रूढ़ियां, प्रथा, परंपराएं जो 1000 वर्ष पहले थी, वो आज भी विद्यमान हैं। अर्थात उसमें नहीं के बराबर परिवर्तन हुआ है। अर्थात यह अभौतिक संस्कृति है। जबकि भौतिक संस्कृति, जिसमें यातायात के साधन में एरोप्लेन है, रॉकेट है या सैटेलाइट है, इस तरह की जो सामग्री है, उसके कारण पूरी दुनिया ग्लोबल सोसाइटी हो गई है। यानी पूरी दुनिया गेंद की पाती मिट्टी में, मुट्ठी में समा गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भौतिक संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। इसके लिए ऑकबर्न ने कई उदाहरण दिए। जैसे वर्तमान में मशीनों एवं कलपुर्जों का विकास तो खूब हुआ है, किंतु उसी गति से अभौतिक संस्कृति के तत्वों जैसे धर्म, प्रथा, परंपरा आदि का विकास नहीं हुआ। इसी प्रकार सड़क यातायात तो बढ़ा है, किंतु सड़क नियम बाद में बने। इस प्रकार भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में
असंतुलन पैदा हो गया और उनमें अनुकूलन नहीं हो पाया। ऑकबर्न ने इसके लिए 4 कारण, नए विचारों के प्रति भय, अतीत के प्रति निष्ठा, निहित स्वार्थ एवं नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई बताए हैं। यदि हम इसके समालोचना की बात करें तो ऑकबर्न का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन को बहुत कुछ उपयुक्त साबित हुआ, फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। ऑकबर्न ने सामाजिक परिवर्तन को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, फिर भी यह कहना कि सदा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और अभौतिक में बाद में, यह त्रुटिपूर्ण है। दूसरा, सोरोकिन का मानना है कि यह जरूरी नहीं कि संस्कृति में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है, कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आविष्कारों के कारण होता है, यह विचारों से संभव है और विचार अभौतिक संस्कृति है। तीसरा, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियां भिन्न भिन्न हैं, तो उनके परिवर्तन भी भिन्न भिन्न होंगे। मैकाइवर एवं पेज ने सांस्कृतिक विलंबना के लिए प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजिता शब्द का प्रयोग किया है। पिछड़न भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में ही नहीं होता, वरन एक ही प्रकार की संस्कृति के विभिन्न पक्षों में होता है। सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है ये। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। सोरोकिन ने 2 संस्कृतियां, चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति का उल्लेख किया, लेकिन इन दोनों संस्कृतियों के मिश्रण से तीसरी संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति का जन्म होता है। यह आदर्शात्मक संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, ऐसा सोरोकिन का मानना है। अब यदि हम चेतनात्मक संस्कृति की बात करें, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि घड़ी का पेंडुलम है जो एक छोर पे जाती है, वापस लौट के दूसरे छोर पे आती है, फिर वापस लौटती है, तो चेतनात्मक और भावात्मक संस्कृति भी ऐसा ही प्रोसेस में होती है। लेकिन तीसरा 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो आइडियलिस्टिक कल्चर, आदर्शात्मक संस्कृति की होती है। चेतनात्मक संस्कृति को भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। इसका संबंध इंद्रियों से होता है, अर्थात इसका ज्ञान हम देखकर, सूंघकर एवं छूकर कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं एवं विलास की वस्तुओं का अधिक महत्व होता है। पश्चिमी समाज चेतनात्मक संस्कृति का ही उदाहरण है। भावात्मक संस्कृति, यह चेतनात्मक संस्कृति के विपरीत है। इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा व नैतिकता से होता है। यह संस्कृति आध्यात्मवादी संस्कृति कही जा सकती है। इसमें इंद्रिय सुख को के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति को महत्व दिया जाता है। इसमें विचार, आदर्श, धर्म एवं ईश्वर की प्रमुखता पाई जाती है तथा प्रथा और परंपरा पर अधिक बल दिया जाता है। यानी भावात्मक संस्कृति जो है वो आध्यात्मवादी संस्कृति है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। आदर्शात्मक संस्कृति, यह संस्कृति चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति का मिश्रित रूप है। इसमें धर्म एवं विज्ञान, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय होता है। सोरोकिन का मानना है कि विश्व की सभी संस्कृतियां चेतनात्मक से भावात्मक के झूले में झूलती रहती है। प्रत्येक संस्कृति अपने चरम पर पहुंचकर पुनः दूसरे प्रकार की संस्कृति की ओर लौट आती है। तब कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यद्यपि सोरोकिन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, इसके में भी कुछ कमियां हैं। नंबर 1, संस्कृति को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में
इतना लंबा समय लग जाता है कि इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को प्रकट करना मुश्किल है। दूसरा, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस बात को सिद्ध करना संभव नहीं है कि सभी समाज एक प्रकार की संस्कृति से दूसरे प्रकार की संस्कृति के बीच परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। और तीसरा, सोरोकिन सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों को भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, इससे पहले चक्रीय सिद्धांत की बात की थी, अब रेखीय सिद्धांत। इस सिद्धांत में ऑगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबहाउस का नाम आता है। काम्ट ने धार्मिक, तात्विक तथा वैज्ञानिक 3 स्तरों को बताया है। स्पेंसर ने 4 स्तर शिकारी, पशुपालन, कृषि, औद्योगिक एवं मार्क्स ने 5 स्तर बताए हैं। आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग तथा आधुनिक साम्यवादी युग। यहां पर रेखीय सिद्धांत की जब बात की जा रही है तो निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स का नाम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में जुड़ता है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया। मानव को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटी छोटी एवं बड़ी बड़ी मशीनें, कलपुर्जे होते हैं। प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स का मानना है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। उत्पादन प्रणाली 2 पक्षों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1, उत्पादन के उपकरण या प्रौद्योगिकी, श्रमिक उत्पादन का अनुभव एवं श्रम कौशल, और दूसरा उत्पादन के संबंध। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें औजार, श्रम, अनुभव एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। साथ ही जो लोग उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं उनके बीच कुछ आर्थिक संबंध भी पैदा हो जाते हैं। जैसे किसान कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के दौरान मजदूरों, सुनार, लोहार एवं उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के खरीदारों से संबंध बनाता है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। इसे एक सितार के उदाहरण से समझा जा सकता है। सितार का ऊपरी हिस्सा जो है वो सारे समाज व्यवस्था टिकी हुई है और इसका बेस स्ट्रक्चर वो अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। समाज के ऊपरी हिस्सा जिसमें मूल्य, विश्वास, प्रथा, प्रतिमान, रूढ़ियां, जनरीतियां आदि हैं, और जब व्यक्ति के पास में अर्निंग होती है अर्थात इसका बेस स्ट्रक्चर जो है उत्पादन संबंध, श्रम कौशल, यानी व्यक्ति के पास में जब अर्निंग होती है तो अर्निंग होने के साथ ही ऊपरी हिस्से में परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सितार के एक तार को छेड़ा जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी आगे की ओर बढ़ती है, ठीक वैसे ही व्यक्ति के पास में जब धन आने लगता है तो उसके विचार, उसके वैल्यूज, उसमें परिवर्तन, तब्दीली आती है। मार्क्स ने कहा कि जैसे पहले गट्टी का समाज था, प्राचीन समाज, जो अन्न की पिसाई हाथ की गट्टी से की जाती थी, तो समाज बिल्कुल सरल समाज था। वहां पर वैल्यूज, मूल्य, प्रथा, प्रतिमान उस प्रकार के थे। लेकिन आज जो है बड़ी बड़ी मील, कल कारखाने एस्टेब्लिश हो चुके हैं और वहां पर अन्न की पिसाई बहुत कम समय में जो है होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के पास में समय, धन और श्रम तीनों की बचत हुई है, तो व्यक्ति के विचार में भी बदलाव आया है और समाज जो सरल था पहले, अब वो जटिल समाज में परिवर्तित हो गया है। उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है। उसी पर समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचनाएं, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं
विज्ञान एवं दर्शन टिके हुए हैं। जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की संरचना भी वैसी ही होती है। मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, उनमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना में परिवर्तन आता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य, कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक फैक्टर को ज्यादा महत्व दिया है, आर्थिक कारक को ज्यादा महत्व दिया है समाज में परिवर्तन के लिए। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल एक ही कारक, आर्थिक कारक को महत्व दिया है। इसने अन्य कारकों, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक आदि कारकों की अवहेलना की है। दूसरा, मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंध एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण आते हैं, किंतु वे यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं कि प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन क्यों आता है, यह नहीं बताया। तीसरा, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर अधिक जोर दिया है, किंतु समाज में संघर्ष के स्थान पर सहयोग का महत्व अधिक होता है। यद्यपि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, किंतु आर्थिक कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों का भी योगदान होता है। कुल मिलाकर कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स के अध्ययन को उत्तरोत्तर जो है महत्व दिया जा रहा है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।